गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। पहली जो कुंवर नारायण जी की कविता है, कविता के बहाने, हम पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में ही इनकी एक दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, उसका भावार्थ आज हम ग्रहण करेंगे। सबसे पहले इस कविता की पंक्तियों को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ पंक्तियां छोटी है, कुछ पंक्तियां बहुत बड़ी है। देखने में हमें असमानता लग रही है, हर जगह देखते हैं कुछ पंक्तियां बड़ी नजर आती है तो कुछ बहुत छोटी। तो हम जान गए देखते ही कि यहाँ अगर हम गणना करेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में ना तो मात्राएं बराबर होगी और ना वर्ण बराबर होंगे, ना मात्रिक छंद हो सकता है ना वार्णिक छंद हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता चल गई कि कविता छंद मुक्त है। यह कविता छंद मुक्त है। जो इनकी पहली कविता, कविता के बहाने, वो भी छंद मुक्त थी। उससे पहले आलोक धनवा की जो कविता थी पतंग, वो भी छंद मुक्त थी। और पहला जो चैप्टर था आत्म परिचय, वहां रुबाई छंद था। तो ध्यान रखेंगे, काम आएगी ये बातें। ये भी छंद मुक्त कविता है। और जो छंद मुक्त कविता होती है उसकी शैली अगेय होती है। तो नोट करें, यहाँ पर शैली इसकी अगेय है। बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग आया है, उपमेय उपमानों का प्रयोग हुआ है। तो तीसरी बात है प्रयोगवाद पर आधारित है। ये कविता भी प्रयोगवाद पर ही आधारित है। तो ये तीन बातें ठीक वही है जो कविता के बहाने में भी थी। छंद मुक्त है, अगेय शैली है और प्रयोगवाद पर आधारित ये कविता है। ठीक है। इस कविता में कवि का संदेश ये है कि जब भी हम किसी बात को कहना चाहें, किसी को बताना चाहें, तो हमें सरल भाषा में ही कहना चाहिए। किसी भी बात को अगर कहें तो सरल भाषा में कहें, क्योंकि अगर हम अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर वह बात कठिन बन जाती है। और कठिन बात हो जाती है तो फिर वो अर्थहीन भी हो जाती है, प्रभावहीन भी हो जाती है, किसी की समझ में ही नहीं आती। तो फिर उस बात का प्रभाव किसी पर होगा ही नहीं, वो व्यर्थ हो जाती है। इसलिए जब भी हम किसी को कोई बात कहें तो सरल भाषा में ही कहनी चाहिए। इस कविता में कवि ने यही संदेश हमें दिया है कि कोई बात है सरल भाषा में ही कहें। ठीक है, भावार्थ ग्रहण करते हैं। आप कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी बच्चे। वॉइस तो म्यूट रखिए लेकिन कैमरे ऑन कर लीजिए। प्रशांत, राजेश, नेहा, निकिता, गौतम, मनीष, दिव्या, कैमरे ऑन करें। शाबाश। देखो बेटा, भावार्थ ग्रहण करते हैं अपन। कैमरा ऑन रहने से क्या है, मुझे भी पता रहता है कि आप मीनिंग्स वगैरह कठिन शब्द लिख रहे हैं, आपकी एकाग्रता भी अच्छी है, इसलिए आप बचने का प्रयास नहीं करें, कैमरा ऑन करके पढ़े आराम से। ठीक है, वॉइस म्यूट रखें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। बात सीधी थी पर एक बार, सीधी का अर्थ है सरल, सीधी यानी सरल। एक बार
बात सरल थी। एक बार बात सरल थी, पर यानी परंतु, पर यानी परंतु, परंतु भाषा के चक्कर में, भाषा से पहले लिख दो अच्छी, भाषा से पहले लिख लीजिए अच्छी, अच्छी भाषा के चक्कर में। बात तो बहुत सरल थी ना, लेकिन कवि ने क्या किया, अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा उस सरल सी बात में। तो एक बार बात सरल थी, बात तो बहुत सरल थी, लेकिन अच्छी भाषा के प्रयोग के चक्कर में जरा यानी थोड़ी सी, जरा यानी थोड़ी सी टेढ़ी फंस गई। ये मुहावरा बेटा, टेढ़ी फंस जाना, इसमें बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग हुआ है। टेढ़ी फंस जाना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है कठिन होना। टेढ़ी फंस जाना, कठिन हो जाना, थोड़ी सी कठिन हो गई। एक बार बात सरल थी, परंतु अच्छी भाषा के चक्कर में थोड़ी सी कठिन हो गई। बात तो बहुत सरल थी, लेकिन कवि ने जब उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा ना, तो वो थोड़ी सी कठिन हो गई वो बात। उसे पाने की कोशिश में, पाने का अर्थ है यहाँ सरल बनाना। अब कठिन हो गई ना थोड़ी सी, तो उसे सरल बनाने की कोशिश में, उसे पाने की कोशिश में, उसे फिर से वो कवि सरल बनाना चाह रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, देखो उसे फिर से सरल बनाने के लिए। थोड़ी सी कठिन हो गई ना वो, अब उसे फिर से सरल बनाने के लिए कवि क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या क्या किया उसे सरल बनाने के लिए। भाषा को उल्टा पलटा, उल्टा पलटा का अर्थ होता है परिवर्तन किया। उल्टा पलटा यानी परिवर्तन किया, उस भाषा में उन्होंने परिवर्तन किया। तोड़ा मरोड़ा, तोड़ने का अर्थ है शब्द हटाना, और मरोड़ा का अर्थ है शब्द जोड़ना। तोड़ा यानी शब्दों को हटाना, और मरोड़ा यानी शब्दों को जोड़ना। घुमाया फिराया, घुमाने फिराने का अर्थ है आगे पीछे करना। घुमाया फिराया, आगे पीछे किया। कवि उस बात को सरल बनाने के लिए देखो क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। भाषा में परिवर्तन किया, फिर उसे सरल बनाने के लिए कुछ भाषा में परिवर्तन किया, कुछ शब्द उसमें से हटा दिए और कुछ नए शब्द जोड़ दिए। फिर कुछ शब्दों को उन्होंने आगे पीछे भी करके देखा। और ऐसा कवि ने क्यों किया कि बात बने। ये बात बनना भी मुहावरा होता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बात बन गई क्या। बात बनना, कार्य में सफल होना, ये मुहावरा है बात बनना भी। ठीक है, अब कवि यहाँ पर कौन सी बात बना रहे हैं, यहाँ पर सरल बना रहे हैं ना बात को। कवि की बात यहाँ सरल बन जाए ऐसा वो चाह रहे हैं। तो बात बीच में लिख दो आप, सरल बन जाए, जिससे कि बात सरल बन जाए। या भाषा से बाहर आए, भाषा से पहले लिख दो अर्थ, अर्थ भाषा से बाहर आ जाए। देखो, उसे सरल बनाने की कोशिश में भाषा में परिवर्तन किया, कुछ शब्द हटाए गए,
कुछ नए शब्द जोड़े गए, शब्दों को आगे पीछे भी किया गया, जिससे कि बात सरल बन जाए और उसका अर्थ भाषा से बाहर आ जाए, अर्थात हम सबको उसका अर्थ समझ में आने लग जाए। ऐसी कोशिश कवि कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ देखो, लेकिन इससे तो भाषा के साथ साथ, बताओ बेटा, वॉइस अनम्यूट करके बताओ, साथ साथ में कौन सा अलंकार हुआ? साथ साथ कौन सा अलंकार है? वॉइस अनम्यूट करके बोलो बेटा। रूपक अलंकार। प्रकाश अलंकार। वेरी गुड, वेरी गुड। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नोट कर लें। पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है साथ साथ में। इससे तो भाषा के साथ साथ वह बात और भी पेचीदा होना, कठिन होना। पेचीदा होने का अर्थ है कठिन हो जाना। लेकिन जैसे जैसे कवि ने कोशिश की बात को सरल बनाने की, तो क्या हो गया, भाषा के साथ साथ वह बात और भी कठिन होती चली गई। देखो आप अपने ध्यान से सुने समझे। एक बार बात सरल थी, बात बहुत सरल थी, परंतु अच्छी भाषा के चक्कर में थोड़ी सी कठिन हो गई। उसे फिर से सरल बनाने की कोशिश में कवि ने भाषा में परिवर्तन किया कि फिर से वो सरल हो जाए। कुछ शब्द हटाए, कुछ नए शब्द जोड़े गए, शब्दों को आगे पीछे भी किया गया, जिससे कि बात सरल बन जाए या उसका अर्थ भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इससे तो भाषा के साथ साथ वह बात और भी कठिन होती चली गई। अब देखिए, शुरुआत में बात कैसी थी, सरल थी, लेकिन कवि ने जैसे ही अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा तो बात कठिन हो गई। अब कवि ने कितनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन बात अब फिर से सरल नहीं बन पाई, वो और भी कठिन होती चली गई। अब यहां से आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जब बात सरल थी तो वो कठिन क्यों हो गई थी? तो आप बताएंगे, जब कवि ने उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहा तो कठिन हो गई। फिर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि उसे सरल बनाने की कवि ने क्या कोशिश की, कौन कौन सी कोशिशें की? तो आप बता सकते हैं कि उसे सरल बनाने की कोशिश में कवि ने भाषा में परिवर्तन किया, कुछ शब्द हटाए, कुछ नए शब्द जोड़े, शब्दों को आगे पीछे किया। ये सारी कोशिशें उसे सरल बनाने के लिए कवि ने की, लेकिन कवि इसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने इस बात को सरल बनाने का प्रयास किया, वैसे वैसे वो और भी कठिन होती ही चली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय, यहां देखो दो मुहावरे आ चुके पहले, टेढ़ी फंस जाना, कठिन हो जाना, ये मुहावरा था। इसके बाद बात बनना, कार्य सफल होना, दूसरा मुहावरा था। वॉइस को म्यूट कर लीजिए वापस, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय, यहाँ पेच खोलना, ये फिर से तीसरा मुहावरा आ गया, पेच खोलना।
इसका अर्थ होता है रहस्य जानना। पेच खोलना भी मुहावरा है, अर्थ होता है रहस्य जानना। ठीक है, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब यहाँ कवि ने एक पेच का उदाहरण दिया है। पेच आप सब जानते हैं क्या? कील के बिल्कुल प्लेन होता है, कील बिल्कुल सपाट होती है, हथौड़े से कील को ठोका जाता है। और पेच क्या होता है? जिसमें चूड़ियां बनी होती है। पेच को देखा होगा आपने, जानते होंगे पेच, जिसमें चूड़ियां बनी होती है और उसे पेच कस से कसा जाता है। जानते हैं बेटा पेच? जानते हैं ना? पेच जिसमें चूड़ियां होती है, हाँ, पेच कस से उसे कसते हैं। तो उस पेच की बात है। यहाँ जो पेंच लिखा है ना, इसका मतलब वही पेंच, वही पेच जिसमें चूड़ियां आती। तो ये उदाहरण दिया है उन्होंने। तो पहले उदाहरण को हम सीखते हैं कि जैसे पेच को खोलने की बजाय, कोई पेच होता है वो कहीं पर लगा हुआ है, तो उसे खोलने की बजाय क्या कर दें? बेतरह यानी बुरी तरह, बेतरह बुरी तरह कसता चला जा रहा था, कस दिया जाता है। कोई पेच पहले से लगा हुआ है, उसे खोलने की बजाय हम बुरी तरह से उसे कसें। पेच को खोलना है लेकिन बुरी तरह से उसे जो लगा करके हम और भी कसने का प्रयास करेंगे, तो आप बताओ काम बिगड़ेगा सुधरेगा? बताओ। बिगड़ेगा। बिगड़ेगा ना? बिगड़ेगा। चूड़ियां मर जाएगी, चूड़ियां मर जाएगी ना। हाँ, तो ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि पेच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कस दिया जाता है। पहले दूसरी लाइन से अर्थ कर रहे हैं, देखो। जैसे पेच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कस दिया जाता है, वैसे ही सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। पहली लाइन में आएंगे वापस। वैसे ही सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। और पेज खोलने का अर्थ क्या था? रहस्य जानना। वैसे ही सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और उस बात के रहस्य को जाने बिना। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और उस बात के रहस्य को जाने बिना, क्योंकि बात लगातार कठिन होती जा रही थी ना, तो उस बात के रहस्य को जाने बिना मैंने भी बुरी तरह क्या कर दिया था? कवि ने भाषा का प्रयोग करता चला जा रहा था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और उस बात के रहस्य को जाने बिना मैं बुरी तरह भाषा का प्रयोग करता चला जा रहा था। तो बताइए, बात बिगड़ती चली जा रही थी, बात और कठिन होती जा रही थी। इस कर्तव्य पर, कर्तव्य यानी कार्य, कर्तव्य यानी कार्य, इस कार्य पर मुझे, पहले अंतिम लाइन में चलो, तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले, तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले, तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह ऊपर साफ सुनाई दे रही थी। इस कार्य पर मुझे तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाह वाह साफ सुनाई दे रही थी। आप बताइए बेटा, यहाँ काम बिगड़ रहा था, अभी आपसे पूछा था, या सुधर रहा था? पेज को खोलने की बजाय कसा, ऐसे ही उस बात को जाने बिना कभी उसमें बुरी तरह भाषा का प्रयोग करते जा रहे थे, तो काम बिगड़ रहा है ना उससे तो। लेकिन ये तमाशा देखने वाले शाबाशी क्यों दे रहे हैं, फिर वाह वाह क्यों कर रहे हैं? बताओ, काम तो बिगड़ रहा है, फिर भी तमाशा देखने वाले क्या कर रहे हैं? शाबाशी, शाबाशी और वाह वाह दे रहे हैं। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? समझो, देखो, जब हाँ, जब हम कोई रिश्तेदार आए हैं और ट्रे में ग्लास रख करके पानी सर्व करने जा रहे हैं और वो ग्लास हमसे गिर गया, वो ट्रे हमसे गिर गई, तो काम बिगड़ गया ना। तो उस समय मम्मी पापा हमें क्या कहते हैं? अरे वाह,
मेहमानों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करनी आती है तो बहुत अच्छे से खातिरदारी कर सकता है, सम्मान कर सकता है। तो मम्मी भी ऐसे कह रही है, लेकिन काम तो बिगाड़ दिया था हमने, ग्लास तो नीचे गिर गए थे, पानी तो नीचे गिरा दिया हमने, लेकिन फिर भी मम्मी ने ये कहा अरे वाह। तो इसका मतलब यहाँ भी तमाशबीन भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वास्तव में वो शाबाशी नहीं दे रहे हैं, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। वो तमाशा देखने वाले क्या कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। तो अंत में लिख लीजिए, अर्थात वे मुझ पर व्यंग्य कर रहे थे। अंत में लिख लीजिए, अर्थात वे मुझ पर व्यंग्य कर रहे थे। वापस से देखो, जैसे पेच को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कस दिया जाता है, वैसे ही सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना और उस बात के रहस्य को जाने बिना मैंने बुरी तरह भाषा का प्रयोग कर दिया था। बुरी तरह मैं भाषा का प्रयोग करता चला जा रहा था और इस कार्य पर मुझे तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाहवाह साफ सुनाई दे रही थी, अर्थात वे मुझ पर व्यंग्य कर रहे थे। अब यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना कवि ने क्या कर दिया था और क्या हुआ? कवि ने क्या कर दिया था और क्या हुआ? तो आप बताएंगे कि कवि ने उस बात के रहस्य को जाने बिना बुरी तरह भाषा का प्रयोग कर दिया था। और फिर क्या हुआ था? ऐसा करने पर तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाहवाह सुनाई दे रही थी, अर्थात तमाशा देखने वाले कवि पर व्यंग्य करने लग गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, यहाँ बुरी तरह जोर जबरदस्ती से कवि क्या कर रहे थे? जोर जबरदस्ती से उस बात को पूरा करो, पेच कसने पर। दूसरी लाइन में चलो, पहले जोर जबरदस्ती से कवि क्या कर रहे थे? पेच को कस रहे थे ना, तो अपने लिख लो, पेच कसने पर। जोर जबरदस्ती से पेच को कसने पर, यह उदाहरण है, पहले उदाहरण बोलेंगे। जैसे जोर जबरदस्ती से पेच को कसने पर, बता देव, जैसे जोर जबरदस्ती से पेच को कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है। बात को छोड़ दो, अभी चूड़ी मर जाती है। पेच, जोर जबरदस्ती से पेच को कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वो बेकार घूमने लग जाता है। यहाँ बेकार को आप व्यर्थ कर लीजिए, बुक में हमारी व्यर्थ ही है। व्यर्थ घूमने लग जाता है क्योंकि उसमें चूड़ी तो है नहीं। अब आप कितना ही घुमाते रहो, वो बेकार में वहीं घूमता रहता है। देखो, जैसे जोर जबरदस्ती से पेच कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वो व्यर्थ घूमने लग जाता है। देखा है ना हमने, हम जानते हैं चूड़ी मरने पर वो बेकार रहता है, ऐसे ही घूमता रहता है। जैसे जोर जबरदस्ती से पेच को कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और व्यर्थ घूमने लग जाता है। तो बात की चूड़ी मर जाना, ये फिर से चौथा मुहावरा आ गया। बात की चूड़ी मरना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ लिखो, प्रभावहीन होना। इसका अर्थ है प्रभावहीन होना। बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, ये भी मुहावरा है। अब देखो कवि क्या कहना चाह रहे हैं वो बात समझो। पहली लाइन में चलते हैं, आखिरकार यानी अंत में। आखिरकार यानी अंत में।
अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से कवि ने क्या कर दिया था? जोर जबरदस्ती से भाषा का प्रयोग किया था ना, वो लिखेंगे। जोर जबरदस्ती से जब मैंने भाषा का प्रयोग किया तो बात प्रभावहीन हो गई। जोर जबरदस्ती से जब मैंने भाषा का प्रयोग कर दिया तो बात प्रभावहीन हो गई और भाषा में व्यर्थ घूमने लग गई। अब वो किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। वापस से देखो, पहले उदाहरण बोलेंगे। जैसे जोर जबरदस्ती से पेच को कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वह व्यर्थ घूमने लग जाता है, वैसे ही अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से भाषा के प्रयोग करने से बात प्रभावहीन हो गई थी और भाषा में व्यर्थ घूमने लग गई थी। अब यहां से भी प्रश्न आएगा। कैसे आएगा? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को क्या डर था और क्या हुआ, ये प्रश्न आएगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को क्या डर था और क्या हुआ, ये प्रश्न है। तो आप बताएंगे कवि को ये डर था कि जब जोर जबरदस्ती से मैं भाषा का प्रयोग करूंगा ना तो बात प्रभावहीन हो जाएगी और वह व्यर्थ घूमने लग जाएगी। ये कवि को डर था। लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ कि कवि ने जब उस सरल सी बात में, सीधी सी बात में भाषा का प्रयोग जबरदस्ती कर दिया तो वास्तव में ही वह बात प्रभावहीन हो गई थी और भाषा में व्यर्थ घूमने लग गई थी। ये उत्तर होगा। ठीक है। हार कर मैंने उसे कील की तरह, तो यहां उसे शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है बात और एक है वो पेच। तो ऊपर हमें पता था कि जोर जबरदस्ती से पेच को कस दिया था हमने तो उसकी चूड़ी मर गई थी। तो उस पेच की बात पहले ले लेंगे, उदाहरण पहले लिखेंगे, उसके बाद भाव बाद में। क्या? हार करके कवि ने उस पेच को, कौन से पेच को? जिसकी चूड़ी मर चुकी है। हार करके कवि ने उस पेच को कील की तरह, क्योंकि उसमें चूड़ी नहीं है तो वो पेच कैसा हो गया? कील की तरह हो गया। चूड़ियां तो है नहीं उसमें। तो देखो यहां पर बात की तुलना उस पेच से जिसकी चूड़ी मर गई या कील से कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर बात की तुलना उस कील से कर रहे हैं। कील की तरह, तरह शब्द आ गया। तुम समझ गए कौन सा अलंकार? आप बताओ। यहाँ तुलना कर रहे हैं, उस बात की तुलना पेच की चूड़ी मर जाने पर वो कील की तरह हो गया, उस कील से कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं और तरह और आ गया। अनम्यूट वॉइस करके बताइए कौन सा अलंकार हुआ? तरह आ गया। उपमा अलंकार। वेरी गुड, वेरी गुड। नोट उपमा करें, अलंकार। अलंकार है यहाँ। उष्मा। नोट कर लीजिए, उपमा अलंकार है। हार कर कवि ने पेच को कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया, यानी लगा दिया। उस पेच की चूड़ियां मर गई थी ना, तो भी उसे उसकी जगह पर लगा दिया। चूड़ी मरने के बाद भी उसको लगा दिया। तो क्या हुआ? ऊपर से तो वह ठीक ठाक नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से उसमें न तो कसाव यानी कसावट थी और न ही ताकत थी, क्योंकि उस पेच में चूड़ी नहीं है। अब उसको लगा तो रखा है उसकी जगह, लेकिन हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। न तो उसमें चूड़ी मरने के बाद कोई कसावट होती है न ताकत होती है। तो यही बात है। हार करके उस पेच को कील की तरह कवि ने उसी जगह पर लगा दिया था
ऊपर से तो वह पेज ठीक ठाक नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर न तो कसावट थी और न ही ताकत थी। ये तो उदाहरण है। अब कवि कहना क्या चाहते हैं, देखो, हार करके मैंने उस बात को अब उसी जगह पर छोड़ दिया, उसी स्थिति में छोड़ दिया। वो कठिन होती जा रही थी, प्रभावहीन हो गई थी, तो मैंने हार करके उस बात को उसी स्थिति में छोड़ दिया। अब वह बात ऊपर से तो ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन यहां कसाव का अर्थ तो है प्रभावहीन। कसाव नहीं था, इसका मतलब प्रभावहीन थी, और न ही ताकत थी। ताकत का अर्थ यहां है अर्थहीन। न तो वह बात कसाव वाली थी, वो बात प्रभावहीन हो गई थी और अर्थहीन हो गई थी। वापस से देखो, कवि ने हार करके पेज को कील की तरह उसी जगह पर लगा दिया। अब वह ऊपर से ठीक ठाक नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से उसमें कसावट और ताकत नहीं थी। ठीक वैसे ही हार करके कवि ने उस बात को भी अब उसी स्थिति में छोड़ दिया था। अब वो बात ऊपर से तो ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन वास्तव में वो बात प्रभावहीन और अर्थहीन हो गई थी। वो बात अब प्रभावहीन और अर्थहीन हो गई थी। कवि हार चुके थे, उसे सरल नहीं बना पाए, तो कवि ने फिर उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया। अब वो प्रभावहीन और अर्थहीन है, किसी के अर्थ उसका समझ में नहीं आ रहा, तो किसी को वो बात अब प्रभावित भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा तो प्रभावित कहां से करेगी। तो कवि हार करके उस बात को उसी स्थिति में अब छोड़ देते हैं। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, देखो यहां फिर से देखिए, बात की तुलना एक शरारती बच्चे से की है। बात की तुलना एक शरारती बच्चे से की है कि शरारती बच्चे की तरह वो मेरे साथ खेल रही थी। अब बताओ, शरारती बच्चा तो खेल सकता है, लेकिन क्या बात खेल सकती है क्या? नहीं ना। कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण। वेरी गुड, वेरी गुड, नोट कीजिए, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे यानी मेरे साथ खेल रही थी, वह बात एक शरारती बच्चे की तरह कवि कह रहे हैं कि मेरे साथ खेल रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देखकर। पसीने कब आते हैं बेटा? जब परेशान होते हैं। तो पसीने पहुंचने का अर्थ लिखो परेशान होना। मुझे परेशान देखकर, मुझे पसीना पहुंचते देखकर, मुझे परेशान देखकर पूछा। अब वह बात कवि से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? क्या तुमने भाषा को सहूलियत यानी सरलता, क्या तुमने भाषा को सरलता से बरतना यानी प्रयोग करना, बरतना यानी प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? अर्थात वो बात ये कह रही है कवि को कि हमेशा किसी भी बात को सरल भाषा में ही प्रयोग करना चाहिए, सरल भाषा में ही कहनी चाहिए। अब यहां से प्रश्न बनता है कि बात की तुलना शरारती बच्चे से क्यों की गई? बात की तुलना शरारती बच्चे से क्यों की गई है? तो आप बता सकते हैं, जैसे एक शरारती बच्चा सभी को शरारत करके परेशान कर देता है और वह किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहता है, पकड़ में नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार इस बात ने भी कवि को बहुत परेशान कर दिया था, और ये बात कवि के नियंत्रण में, पकड़ में नहीं आ पा रही थी उस शरारती बच्चे की तरह। ठीक है। और बात ने कवि से क्या पूछा था? तो आप बता देंगे, क्या तुमने भाषा का
सरलता से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। अर्थात उस बात ने ये प्रश्न पूछ कर ये कहना चाहा कि हमेशा किसी भी बात को सरल भाषा में ही कहना चाहिए। अब आप जो पहला इसका काव्यांश है, पेचीदा होती चली गई यहाँ तक, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, बाकी सबका भावार्थ करेंगे और एक्सरसाइज और पीडीएफ वगैरह मैं आपके पास भेज दूंगा।